तो आज हम डिफरेंस पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis के बीच में, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसा कि पहला पॉइंट होगा जो कि हम सबको मतलब मालूम है कि स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस मेल गोनाड दैट इज के टेस्टिस में होता है ना। और oogenesis कहाँ होता है, वो फीमेल गोनाड दैट इज ओवरी में होता है, ठीक है। फिर थोड़ा आप लोग याद करो कि हमारा जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, जब वो मेचुरेशन फेज में घुसा था तो उसने क्या किया था, मेचुरेशन फेज में उसके अंदर फर्स्ट एंड सेकेंड मेचुरेशन डिवीजन हुआ था और उसके बाद 4 फंक्शनल स्पर्मेटिड का प्रोडक्शन हुआ था, है ना। तो हमारे एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने 4 फंक्शनल स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन किया था, है ना। पर हमारा प्राइमरी oocyte जो था, जब वो oocyte प्राइमरी oocyte जब मेचुरेशन फेज में घुसा तब क्या हुआ, तब प्राइमरी oocyte ने सिर्फ एक फंक्शनल ओवम का फॉर्मेशन किया और 3 नॉन फंक्शनल पोलर बॉडीज का फॉर्मेशन किया, ठीक है। सिर्फ ओवम ही मेजर रोल प्ले करेगा फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में, और बाकी जो 3 पोलर बॉडीज है उनका कोई फंक्शन नहीं होता है फर्टिलाइजेशन में, इसीलिए उन्हें नॉन फंक्शनल कहा जाता है। और वो फर्टिलाइजेशन से पहले ही वो तीनों नॉन फंक्शनल पोलर बॉडीज जो फॉर्म होंगे हमारे प्राइमरी oocyte से, वो डिजेनरेट हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन से पहले ही, सिर्फ ओवम जिंदा रहता है। तो हमने देखा कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो 4 स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन करता है ना। और हमारा जो प्राइमरी oocyte जो होता है वो सिर्फ एक फंक्शनल ओवम का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। फिर देखो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो था उसमें जो ग्रोथ फेज था वो बहुत छोटा था, है ना। उसका पीरियड, उसका टाइम बहुत छोटा था, बहुत छोटा पीरियड, ग्रोथ पीरियड या फिर ग्रोथ फेज होता है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के दौरान, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, सिर्फ हमारा जो प्राइमरी जो स्पर्मेटोसाइट जो था या फिर स्पर्मेटोगोनिया जो था उसने क्या किया, वो ग्रोथ फेज में घुसा और उसने अपने अंदर कुछ न्यूट्रिएंट एक्यूमुलेट किए और साइज में बड़ा हो गया और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया, है ना। पर oogenesis के प्रोसेस में हमने क्या देखा था कि हमारा जो oogonia जो था वो पहले ग्रोथ फेज में घुसा, फिर उसमें बहुत सारे चेंजेस आए, है ना। गोल्गी एपार्टस ने कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्रोडक्शन किया, फिर उसका माइटोकॉन्ड्रिया का कंटेंट इंक्रीज हुआ, फिर न्यूक्लियोप्लाज्म का कंटेंट इंक्रीज हुआ, आरएनए डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए का सिंथेसिस हुआ, फिर प्रोटीन सिंथेसिस हुआ, है ना। पर हमारा जो स्पर्म था, स्पर्म में सिर्फ स्पर्मेटोगोनियम ने क्या किया, अपने अंदर न्यूट्रिएंट एक्यूमुलेट किया और थोड़ा बड़ा हो गया, तब हमने उसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोल दिया। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने छोटा एक ग्रोथ फेज को, मतलब छोटा एक ग्रोथ फेज कवर किया और उसके बाद ही वो कहाँ जंप कर गया, मेचुरेशन फेज में। पर हमारे oocyte का जो ग्रोथ फेज जो था उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस भी हुए और वो ग्रोथ फेज बहुत लंबा भी होता है, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि स्पर्म का जो ग्रोथ फेज होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस का ग्रोथ फेज वो बहुत छोटा होता है और oogenesis का जो ग्रोथ फेज होता है वो बहुत बड़ा होता है। क्योंकि आप देख लेना कंपेयर करके, oogenesis में ग्रोथ फेज के दौरान ज़्यादा प्रोसेसेस, ज़्यादा चेंजेस हो रहे होते हैं हमारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट या फिर oogonia में, है ना। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा, हमने देखा था कि हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद जो मेच्योर स्पर्म का जो प्रोडक्शन हुआ था वो स्पर्म मोटाइल था, है ना। वो चल फिर सकता था, मोटाइल एंड एक्टिव था। पर हमारे जो oogenesis के बाद जो ओवम का फॉर्मेशन हुआ वो ओवम क्या था, वो नॉन मोटाइल था और वो स्पर्म से बड़ा साइज में था, है ना। तो ये सारे डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स आप लोग याद रखना। फिर हमारा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस है वो है डिफरेंस बिटवीन स्पर्म एंड ओवम, ठीक है। तो हमारा जो ह्यूमन स्पर्म जो है वो कहाँ प्रोड्यूस होता है, वो टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में प्रोड्यूस होता है ना। और हमारा जो ह्यूमन ओवम है वो कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, वो प्रोड्यूस होता है ओवरी के ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर, है ना। हमारा जो स्पर्म जो होता है वो लॉन्ग शेप का, मतलब वो इलोंगेटेड होता है और वो मोटाइल होता है, मतलब वो मूव कर सकता है। पर हमारा जो ओवम होता है वो ओवल शेप का होता है और वो नॉन मोटाइल होता है, ठीक है।
हमारे स्पर्म में क्या था, एक्रोजोम प्रेजेंट था। गोल्गी एपाइटस ने स्पर्म में क्या बना दिया, एक्रोजोम बना दिया, पर एक्रोजोम ओवम में एब्सेंट रहता है, नहीं होता है ओवम, है ना। फिर हमने देखा था कि स्पर्म के केस में प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल्स होते हैं, है ना, पर ओवम के केस में किसी भी टाइप का सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंशिएटिंग पॉइंट बिटवीन ह्यूमन स्पर्म एंड ओवम। तो ये जो दोनों डिफरेंस जो है ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये लोग ये डिफरेंस आप लोग एक बार पढ़ लेना या फिर याद कर लेना, ठीक है। ये हमने एक्स को कुछ क्लासिफाई किया है, ठीक है। एक्स को हमने दो क्राइटेरिया के ऊपर डिपेंड करके क्लासिफाई किया है। पहला हुआ बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ यॉक, हमने ऐसे क्लासिफाई किया है, ठीक है। फिर बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक इन द साइटोप्लाज्म ऑफ एग, इस क्राइटेरिया के ऊपर बेस्ड करके हमने एग को इस टाइप से 3 टाइप में क्लासिफाई किया है, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एग, ठीक है। तो देखो, एग्स को हम क्लासिफाई करेंगे बेस्ड ऑन 2 क्राइटेरिया, ठीक है। पहला क्राइटेरिया होगा कि एक एग में कितने अमाउंट में यॉक प्रेजेंट है, ठीक है। एग के अंदर कितने अमाउंट में यॉक प्रेजेंट है और क्वांटिटी ऑफ यॉक के ऊपर डिपेंड करके हम क्या करेंगे, पहले हमारे एग्स को 3 टाइप में क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। फिर दूसरा क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन होगा हमारा कि हमारा जो एग है उसके अंदर यॉक जो प्रेजेंट होता है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ रहता है, ठीक है। तो पहले हम एग को क्लासिफाई करेंगे बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ यॉक, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ यॉक द एग्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। क्या क्या है वो, माइक्रोलेसिथल एग फर्स्ट टाइप, देन मेसोलेसिथल एग सेकेंड टाइप, देन मैक्रोलेसिथल एग और मेगालेसिथल एग, ठीक है। आपको ये क्लासिफिकेशन मॉडर्न अप्रोच ऑफ बायोलॉजी में मिल जाएगा, ठीक है। तो माइक्रोलेसिथल एग्स जो होते हैं उनमें बहुत स्मॉल क्वांटिटी में यॉक प्रेजेंट रहता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है क्या है, माइक्रो, यानी बहुत कम क्वांटिटी में यॉक प्रेजेंट है, ठीक है। और इसका क्लासिफिकेशन ये तो डेफिनेशन हो गया, और इसके साथ एक एग्जाम्पल भी सीख लेना। एम्फियोक्सस जो होता है, एम्फियोक्सस उसके उसके एग के अंदर जो यॉक का जो अमाउंट होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। फिर देखो, फिर आया मेसोलेसिथल एग, ठीक है। तो मेसोलेसिथल एग में सेम है, मेसो मीन्स मीडियम, मतलब माइक्रोलेसिथल एग से थोड़ा ज़्यादा अमाउंट ऑफ यानी मॉडरेट अमाउंट ऑफ यॉक प्रेजेंट रहेगा हमारे मेसोलेसिथल एग में, ठीक है। तो एग्जाम्पल कौन सा होगा, द ओवम ऑफ शार्क फिश का जो ओवम जो होता है उसमें मॉडरेट अमाउंट का यॉक प्रेजेंट रहता है, इसलिए हम इसको मेसोलेसिथल एग्स बोलते हैं, ठीक है। फिर आएगा मैक्रोलेसिथल एग, यानी मैक्रोलेसिथल एग्स में या फिर मेगालेसिथल एग्स में, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, मेगा यानी मेजर, यानी बहुत अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में यॉक प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। जैसे कि हो गया कौन सा एग, जो बर्ड्स का जो एग होता है, जो हम चिक्स का एग जो खाते हैं उसमें भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा यॉक प्रेजेंट होता है ना। तो उस टाइप के एग को हम मैक्रो या फिर मेगालेसिथल एग्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल के साथ डेफिनेशंस मतलब याद कर लेना, मॉडर्न अप्रोच से याद कर लेना, हो जाएगा, बहुत इजी है ये। और फिर हम जो दूसरा टाइप में जो क्लासिफाई करेंगे हमारे एग को, वो है बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग, ओके, बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम, ठीक है। हमारे एग के साइटोप्लाज्म में जो यॉक है वो किस पैटर्न में डिस्ट्रीब्यूटेड होकर रहता है, उसके ऊपर डिपेंड करके हम एग को
फिर से 3 टाइप्स में क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। पहला हो गया होमोलेसिथल और आइसोलेसिथल एग, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि मैंने फर्स्ट वाले फिगर में दिखाया है, हमारा जो यॉक है वो क्या रहेगा, वो साइटोप्लाज्म में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, है ना, वो साइटोप्लाज्म में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। ये जो मैंने व्हाइट डॉट डॉट जो दिखाया है ये यॉक है, और ये एग के साइटोप्लाज्म में देखो फर्स्ट फिगर में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो फर्स्ट जो एग है वो है होमोलेसिथल और आइसोलेसिथल एग, ठीक है। दूसरा जो आप एग देख रहे हो फिगर में, वहाँ पर मैंने एग में 2 पोल्स दिखाया है। एपी जो मैंने लिखा है ऊपर में दूसरे एग के, वो है एनिमल पोल, और दूसरे एग के नीचे वाला पोर्शन में मैंने जो वीपी लिखा है उसका मतलब है वेजिटल पोल, ठीक है। तो इट इज ए सेकेंड एग जो है ये टिलोलेसिथल एग है, ठीक है, और ये है हमारा दूसरा टाइप ऑफ एग। तो टिलोलेसिथल एग में क्या होता है, टिलोलेसिथल एग में हमारा जो यॉक जो होता है वो वेजिटल पोल की तरफ, वेजिटल पोल में कंसंट्रेटेड रहता है, ठीक है। टिलो मीन्स क्या है, नीचे की तरफ, ठीक है, यानी वेजिटल पोल की तरफ हमारा यॉक कंसंट्रेटेड रहेगा इस सेकेंड टाइप ऑफ एग में, यानी टिलोलेसिथल एग में वेजिटल पोल की ओर हमारा यॉक कंसंट्रेटेड रहेगा, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका एग्जाम्पल हो गया द एग्स ऑफ बर्ड्स, ठीक है। बर्ड्स जो होते हैं उनके एग में जो यॉक होता है वो यॉक भी वेजिटल पोल की ओर कंसंट्रेटेड रहता है, ठीक है। फिर हमारा थर्ड टाइप ऑफ एग जो होगा वो है सेंट्रोलेसिथल एग, ठीक है। तो इस सेंट्रोलेसिथल एग मैंने थर्ड फिगर जो मैंने ड्रॉ किया है वहाँ पर मैंने दिखाया है कि हमारा जो यॉक है वो एग में ठीक सेंटर पोजीशन में कंसंट्रेटेड रहेगा। ऐसा एग हमें कहाँ देखने को मिलेगा, ऐसा एग हमें सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट में देखने को, इंसेक्ट नहीं, ऐसा टाइप ऑफ एग हमें आर्थ्रोपोडा में देखने को मिलता है, ठीक है। तो सेंट्रोलेसिथल एग हमें आर्थ्रोपोडा में देखने को मिलता है, जहाँ पर यॉक एग के अंदर सेंटर पोजीशन में कंसंट्रेटेड हुआ रहता है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम, हमने एग को 3 टाइप में डिफरेंशिएट किया है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। पहला हो गया होमोलेसिथल और आइसोलेसिथल एग, ठीक है, यॉक इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। फिर दूसरा हो गया टिलोलेसिथल एग, जो हमारा यॉक जो है वो वेजिटल पोल जो है, वेजिटल पोल की तरफ ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। फिर हो गया सेंट्रोलेसिथल एग, जो थर्ड फिगर में पिक्चर में मैंने दिखाया है कि यॉक जो है वाइट कलर से मैंने रिप्रेजेंट किया है, वो सेंटर में कंसंट्रेटेड है, ठीक है। और पहले जो हमने एग को अमाउंट के ऊपर बेस्ड करके जब हमने यॉक को क्लासीफाई किया था, तब हमें और 3 टाइप ऑफ एग मिले थे बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ यॉक प्रेजेंट इन द एग। वो था माइक्रोलेसिथल यानी बहुत ही कम यॉक, मेजोलेसिथल यानी मॉडरेट अमाउंट का यॉक, और मैक्रोलेसिथल और मेगालेसिथल यानी ज़्यादा अमाउंट पे यॉक प्रेजेंट रहेगा एग के अंदर, है ना। तो यहाँ पर 3 टाइप तो हो गए, माइक्रो, मेगा, मैक्रो, ठीक है। यहाँ पर और एक टाइप आएगा जिसका नाम है अलेसिथल एग, ठीक है। तो अलेसिथल एग किन एग्स को कहेंगे हम, जिन एग्स में एकदम यॉक प्रेजेंट नहीं रहता, है ना, जिन एग्स के अंदर एकदम यॉक प्रेजेंट ही नहीं रहता, उन एग्स को हम अलेसिथल एग कहेंगे। जैसे कि हमने जब ह्यूमन्स का oogenesis पढ़ा था, तब हमने देखा था कि ह्यूमन एग में जो होता है वो यॉक प्रेजेंट नहीं होता। तो ह्यूमन एग इज ए टाइप ऑफ अलेसिथल एग, ठीक है। तो ये बात याद रख लेना, ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एग्स, ठीक है। अब जो हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो आज हम फर्टिलाइजेशन का एक थोड़ा पहला पार्ट कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन क्या है, देखो, फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस इन व्हिच क्या होता है, हमारा जो एग होता है, एग का न्यूक्लियस के साथ, एग के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके साथ हमारा जो स्पर्म जो होता है, स्पर्म के न्यूक्लियस का फ्यूशन होता है, ठीक है।
तो फ्यूशन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एग और फीमेल गेमेट with the nucleus of male gamete or sperm is also called as fertilization. ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जब हमारा मेल गेमेट का फ्यूशन होता है फीमेल गेमेट से, इसी प्रोसेस को ही तो हम फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं, है ना। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, स्पर्म और एग का फ्यूशन होता है और फ्यूशन होने के बाद एक डिप्लॉयड जाइगोट प्रोड्यूस होता है। हमें पता है क्या, हमने जब पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस, उसमें हमने देखा था कि हमारा जो स्पर्म होता है वो हैप्लॉयड होता है, उसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है। सिमिलरली हमारे ओवम में भी क्या होता है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉयड क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है ना। फिर क्या होता है, इन दोनों एग एंड स्पर्म का फ्यूशन होता है और फ्यूशन होने के बाद एक डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आप लोग सोच रहे हो कि एक बात याद रखना, ठीक है, कि स्पर्म जो होता है, पहले भी मैंने बताया है, स्पर्म जो होता है वो क्या करता है, सिर्फ अपना न्यूक्लियस एग के अंदर दे देता है। ठीक है, एग के अंदर ही हमारे एग न्यूक्लियस और स्पर्म न्यूक्लियस का फ्यूशन होता है और वो एग ही क्या होता है, एग ही जाइगोट बन जाता है। ये बात याद रखना। आप अगर सोच रहे हो कि स्पर्म आकर पूरा का पूरा स्पर्म आकर घुस जाएगा एग के अंदर और वो दोनों सेल्स मिलके एक सेल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, स्पर्म क्या करता है, स्पर्म सिर्फ अपना न्यूक्लियस एग के अंदर दे देता है। एग के अंदर अपना खुद का न्यूक्लियस होता है, एग के अपने न्यूक्लियस से स्पर्म का न्यूक्लियस आकर फ्यूशन कर जाता है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस का कंडीशन अब क्या हो गया, वो डिप्लॉयड कंडीशन का हो गया, ट्वाइसन कंडीशन का हो गया। और हमारा जो अभी इस कंडीशन में जो हमारा एग होता है ना, जिसके अंदर डिप्लॉयड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी अपना न्यूक्लियस भी होगा एग का और स्पर्म का न्यूक्लियस भी आकर एग के न्यूक्लियस से फ्यूज हो जाता है ना। तो इस कंडीशन में जब हम एग को देख रहे होते हैं कि एग में अभी क्या हुआ, स्पर्म का न्यूक्लियस भी आकर एग के न्यूक्लियस से फ्यूज कर गया, इस कंडीशन में हमारे एग को फर्टिलाइज्ड एग बोलेंगे, यानी एग का फर्टिलाइजेशन हो गया है। एग के अंदर उसके न्यूक्लियस के साथ स्पर्म का न्यूक्लियस भी अभी फ्यूज्ड कंडीशन में है, उस कंडीशन में हम एग को फर्टिलाइज्ड एग बोलेंगे और यही फर्टिलाइज्ड एग को हम जाइगोट भी बोलते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। तो फर्टिलाइजेशन जो होता है उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, है ना। सीक्वेंशियल मैनर में ये जो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन है ये प्रोसीड करता है। तो इसमें टोटल 5 स्टेप्स होते हैं। पहला हो गया एनकाउंटर ऑफ स्पर्मेटोजोआ विथ ओवम, मतलब स्पर्म और जो स्पर्मेटोजोआ जो होता है उसका एनकाउंटर, मतलब उन दोनों का गेट टुगेदर, है ना, वो हो गया एनकाउंटर ऑफ स्पर्मेटोजोआ विथ ओवम। ठीक है, दूसरा हो गया कांटेक्ट ऑफ स्पर्म विथ ओवम। ठीक है, पहला उनका क्या हो गया, गेट टुगेदर हो गया। फिर क्या होगा, उनके बीच में कांटेक्ट होगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है, हमारा जो स्पर्म का न्यूक्लियस होता है वो एग के अंदर एंटर कर जाता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होना पड़ेगा, एग और स्पर्म के बीच कांटेक्ट होना पड़ेगा, है ना। दोनों एक दूसरे के साथ क्लोज कांटेक्ट में होने चाहिए, तभी जाकर न्यूक्लियस का ट्रांसफर प्रॉपर्ली हो पाएगा, है ना। तो दूसरा स्टेप हो गया कांटेक्ट ऑफ स्पर्म विथ ओवम। तीसरा स्टेप हो गया एक्रोसोमल रिएक्शन। ठीक है, स्पर्म के हेड में जो एक्रोसोम जो प्रेजेंट रहता है, वो एक्रोसोम से क्या होता है, एक्रोसोम से कुछ एंजाइम्स लिबरेट होता है जो एग के मेम्ब्रेन में क्या करते हैं, एग के मेम्ब्रेन में एक होल क्रिएट करते हैं। ठीक है, या फिर एग के मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट कर देते हैं ताकि स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो स्पर्म से निकलकर एग के अंदर एंटर कर सके। इसी को ही तो हम एक्रोसोमल रिएक्शन कहते हैं, है ना। फिर एक्रोसोमल रिएक्शन के बाद चौथा जो स्टेप है वो है एक्टिवेशन ऑफ ओवम। ठीक है, जैसे ही स्पर्म का न्यूक्लियस एग के अंदर एंटर करेगा, तब एग का न्यूक्लियस जो होता है, पूरा जो एग सेल जो होता है वो क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है। हम देखेंगे कैसे एक्टिवेट होगा। ठीक है, और फिर अल्टीमेटली क्या होता है, हमारा माइग्रेशन ऑफ प्रोन्यूक्लियस एंड एम्फीमिक्सिस।
एम्फीमिक्सिस क्या होता है? लास्ट स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस मतलब स्पर्म न्यूक्लियस एंड एग न्यूक्लियस का फ्यूशन हो जाना, ठीक है। और फिर इस फ्यूशन, न्यूक्लियस के फ्यूशन होने के बाद ही क्या होता है, स्पर्म और एग के न्यूक्लियस के फ्यूशन होने के बाद ही हमारा जो प्रोसेस जो होता है फर्टिलाइजेशन का वो कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि जाइगोट बन चुका होता है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है? एनकाउंटर ऑफ स्पर्मेटोजोआ विद ओवम, ठीक है। तो पहले स्टेप में क्या होता है, स्पर्मेटोजोआ और हमारा जो ओवम है उसका गेट टुगेदर होता है ना। तो क्या होता है, कॉपुलेशन के दौरान, मतलब जब मेटिंग के दौरान, ड्यूरिंग कॉपुलेशन क्या होता है, जो मेल्स में जो एक्सटर्नल जेनिटलिया जो होता है, जिसको हम पेनिस जो बोलते हैं, पेनिस क्या करता है, पेनिस से सीमेन निकल के फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो वेजाइना होता है, वेजाइना में लिबरेटेड हो जाता है, ठीक है। पेनिस क्या करता है, पेनिस से सीमेन निकलता है और वो सीमेन कहाँ ट्रांसफ़र होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के वेजाइना में ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। फिर और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसेमिनेशन, है ना। इंसेमिनेशन मतलब हमारे जो फीमेल जो है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट अभी इंसेमिनेट हुआ है, मतलब उसमें सीमेन की एंट्री हुई है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद स्पर्म वेजाइना से हमारा जो स्पर्म जो होता है वो क्या करता है, वो सर्विक्स तक ट्रैवल करता है, ठीक है। और सर्विक्स जो होता है, सर्विक्स के अराउंड वो जो स्पर्म जो होता है अलोंग विद सीमेन, वहाँ पर कुछ देर तक स्टे करता है, जस्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स और फ्यू नैनो सेकेंड्स, ठीक है, स्टे करता है। और उसके बाद क्या करता है, हमारा जो स्पर्म जो होता है वो यूटेरस होकर फेलोपियन ट्यूब तक पहुँच जाता है, ठीक है। आप ये जब मैं बता रही होंगी तब आप लोग थोड़ा सा, जो मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पढ़ाया था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें फीमेल का जो मैंने पूरा जो डायग्राम, यूटेरस फिर फेलोपियन ट्यूब, वो जो डायग्राम जब पढ़ाया था वो आप लोग देखना, और देखते वक्त नीचे से देखना, वेजाइना से देखना। पहले स्पर्म पेनिस ने वेजाइना तक सीमेन छोड़ दिया, फिर वो सीमेन मतलब क्या है, कुछ फ्लूइड, है ना, सेमिनल फ्लूइड, ठीक है। फिर प्रोस्टेटिक फ्लूइड प्लस सीमेन, मैंने पहले ही बताया था, वो मिलके होगा क्या, सीमेन, ठीक है। वो सीमेन के अंदर स्पर्म भी होगा, तो स्पर्म अलोंग विद सीमेन वेजाइना से सर्विक्स की तरफ जाएगा, फिर सर्विक्स से यूटेरस, फिर यूटेरस से फेलोपियन ट्यूब के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और क्या हो, ठीक है। तो यहाँ तक हुआ स्पर्म का बात, ठीक है। फिर ओवम में आ जाओ। ओवरी जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ये डायग्राम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आप अपने आंखों के सामने रखना, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरीज होते हैं, 2 ओवरीज होते हैं। ओवरीज से क्या होता है, ओवरीज के अंदर ग्राफियन फॉलिकल होते हैं, है ना। ग्राफियन फॉलिकल से क्या होता है, ओवा जो होता है, मैच्योर ओवम, वो रैप्चर होकर गिर जाता है ना, वो रैप्चर होकर निकलता है। जैसे ही ओवम हमारे ओवरी से निकलता है, वैसे ही क्या होता है, हमारा जो फेलोपियन ट्यूब जो होता है, और उस फेलोपियन ट्यूब में जो फिम्बरी जो होते हैं इन्फंडिबुलम के, है ना, फेलोपियन, जैसे ही ओवर रिलीज होगा ओवरी से, वैसे ही हमारा जो इन्फंडिबुलम जो होता है फेलोपियन ट्यूब का, इन्फंडिबुलम के एज में कुछ फिम्बरीज होते हैं। वो फिम्बरीज क्या करते हैं, वो फिम्बरीज हमारे ओवा को कलेक्ट कर लेते हैं, फिर क्या करते हैं, इसको धीरे धीरे हमारा जो फेलोपियन ट्यूब जो होता है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर से पास करवाता है। जैसे कि पहले क्या होगा, फिम्बरी कलेक्ट करेगा ओवा को ओवरी से, फिर इन्फंडिबुलम होकर, एम्पुला होकर हमारा जो एग जो होता है वो इस्थमस में आ जाएगा, इस्थमस रीजियन में आ जाएगा, ठीक है। और स्पर्म भी क्या करता है, स्पर्म भी क्या हुआ, वेजाइना, सर्विक्स, यूटेरस होकर सपोज करो फेलोपियन ट्यूब के इस्थमस रीजियन में आ गया, है ना।
और हमारा यहाँ पर ओवा को भी किसने हमारे फिमरी ने कलेक्ट करके इन्फंडिबुलम फिर एम्पुला से पास करवाते हुए इस्मस तक ले आ गए। ठीक है, तो अभी क्या होगा, अभी हमारा जो एग है और जो स्पर्म है उसका गेट टुगेदर होगा। कहाँ पर होगा? एनकाउंटर ऑफ स्पर्मेटोजोआ विद द ओवम। ये जो प्रोसेस होता है ये मेनली फेलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में हमारा स्पर्म एंड ओवा का गेट टुगेदर होता है। ठीक है, ये बात याद रखना। और हमारा जो पूरा फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो भी फेलोपियन ट्यूब में ही होता है। ठीक है, तो क्या हुआ, पहले हमारे पेनिस से क्या हुआ, सीमेन लिबरेटेड हुआ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के वेजाइना में, है ना। फिर वेजाइना से सीमेन दैट इज सम फ्लूइड्स लाइक सेमिनल फ्लूइड्स एंड प्रोस्टेटिक फ्लूइड अलोंग विद स्पर्म, वो वेजाइना से होते हुए पहले सर्विक्स में गया, फिर सर्विक्स से यूटेरस, फिर यूटेरस से कहाँ में आ गया, यूटेरस से फेलोपियन ट्यूब में आ गया। ठीक है, और उस तरफ क्या हुआ, हमारे ओवरी की ग्राफियन फॉलिकल से ओवा लिबरेटेड हुआ। ओवा को हमारे जो फिमरी जो होता है फेलोपियन ट्यूब के इनफंडिबुलम रीजियन में जो फिमरीज होते हैं, फिमरीज ने क्या किया, हमारे ओवा को कलेक्ट किया, फिर हमारे ओवा को इनफंडिबुलम से होते हुए एम्पुला होते हुए इस्मस तक लेके आया। ठीक है, और अभी क्या हुआ, हमारे इसी फेलोपियन ट्यूब के अंदर हमारे ओवा और स्पर्म में क्या होगा, देखा देखी होगा। ठीक है, यानी गेट टुगेदर होगा, उनका एक दूसरे से पहचान मिलना जुलना होगा। ठीक है,